तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आई होप प्रीवियस लेक्चर जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का था आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। और मैं यहाँ से अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक सही कंटेंट प्रोवाइड कराई जाए। और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ों को बनाने में मेहनत लग रहा है, तो बस आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। अपने कमेंट के ज़रिए आप अपने ओपिनियन को बताइए ज़रूर कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। तो बिना किसी इंतज़ार के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, एंड हाउ कैन डू वी यूज़ ऑब्जेक्ट इन प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे वो वर्क करता है। तो बात करें ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन की, तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट हैड प्रॉपर्टी, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। यानी ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ बिहेवियर होता है और साथ ही साथ कुछ स्टेट भी होता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि द टर्म ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस एंड आर इंटरचेंजेबल, यानी जो टर्म होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है। एंड ऑब्जेक्ट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम एंड इट डिफाइन अ स्टेट विथ रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स एट्रीब्यूट एट अ पार्टिकुलर टाइम। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक प्रकार का यूनिकली आइडेंटिफाइड है, जिसे हम उसके नेम से या फिर उसके स्टेट से उसे जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को। उसमें पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट बिहेवियर इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ मेथड विच कैन बी अप्लाइड ऑन इट। यानी जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है उसके सेट ऑफ मेथड से ही उसके मतलब उसके मेथड से ही उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। एंड प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एज करंट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रॉपर्टी हम ऑब्जेक्ट की डिफाइन करते हैं वो उसके जो प्रेजेंट की जो अवस्था होती है, जो करंट स्टेट होता है, उसके थ्रू हम उसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि दे मे रिप्रेजेंटेड ए प्लेस, अ पर्सन, अ बैंक अकाउंट एंड अ टेबल ऑफ डाटा और एनी आइटम दैट इज हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम। यानी ये क्या होता है, ये किसी प्लेस पे हो सकता है, किसी पर्सन में हो सकता है, किसी अकाउंट में हो सकता है, या फिर कोई भी डाटा का टेबल हम बनाते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो उस कनेक्शन में होता है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं। तो आपके मेनली 4 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद है आपका ऑटोमेटिक, जिसे हम लोकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। थर्ड है आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ है आपका डायनेमिक ऑब्जेक्ट। ओके, तो बारी बारी से इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जिसे हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज वन विच इज परसिस्टेंट एंड विजिबल थ्रू आउट अ प्रोग्राम मॉड्यूल। यानी जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है वो एक प्रकार का ऐसा ऑब्जेक्ट है जो विजिबल होता है प्रोग्राम के मॉड्यूल में, यानी जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। एंड दैट इज इट स्कोप is an entire module, that means source file, and it may also be made visible in other module, यानी इसे हम अदर मॉड्यूल में भी देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका है सेकेंड ऑटोमेटिक, जिसे लोकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि एज वेल एज एक्सटर्नल ग्लोबल ऑब्जेक्ट, यानी बिल्कुल ये कैसा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के जैसा ही, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के जैसा ही है। एंड वी मे ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ लोकली डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट एंड विथ एग्जिस्ट इन प्रेडिक्टेबल मैनर फॉर पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ख़ास समय तक के लिए इसे हम असाइन करते हैं। एंड इसमें पॉइंट कर रहा है कि ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट आर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड व्हेन दे फॉल आउट ऑफ द स्कोप इन विच दे वेयर इंस्टेंट सी एट, यानी ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। एंड थर्ड है आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि वी नो डैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आर परसिस्टेंट एंड विजिबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, यानी हम जानते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, परसिस्टेंट होता है और विजिबल होता है लाइफ टाइम प्रोग्राम के द्वारा। वेयर एज ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट आर ओनली परसिस्टेंट, एंड जो आपका ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट हो वो क्या है, परसिस्टेंट है एंड विजिबल है विद इन द स्कोप इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो यही आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट का टाइप हो गया। अगर डायनेमिक ऑब्जेक्ट की बात करें तो लाइफ टाइम में भी कंट्रोल विद इन अ पार्टिकुलर स्कोप। तो ये आपका डायनेमिक ऑब्जेक्ट का फीचर्स हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो आपको इतने चीज़ों को तो कम से कम लिख के ही आना है। और ज़्यादा मैं
डिवाइड करने की मैंने कोशिश नहीं की है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर थोड़ा सा कम चाहिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट को देखना है, तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो तो आप आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ कंस्ट्रक्टर इन क्लास, या और क्या कंस्ट्रक्टर क्लास के जो निर्माण होता है क्लास का उसमें ज़रूरी होता है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, यानी किसी भी क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, विच हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, जिसके पास क्या होता है? सेम नेम होता है उसके क्लास के जैसा ही, एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेन वी डिक्लेयर न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट को। उसमें पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर ऑफ द क्लास, यानी इसे हम कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डाटा मेंबर जो होता है क्लास का उसे क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कंस्ट्रक्ट यानी बनाता है। एंड उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन हैव द सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 है कि दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन, यानी जो कंस्ट्रक्टर होता है वो पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होता है। एंड सेकेंड है कि दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, यानी ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब? जब ऑब्जेक्ट आपका बनता है। उसके बाद थर्ड है आपका कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, यानी कंस्ट्रक्टर को हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते। एंड फोर्थ है कि दे कैन नॉट बी रिफर्ड बाय देयर एड्रेस, और उसे हम क्या कर सकते हैं? एड्रेस के द्वारा भी उसे रिफर नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली सिंटेक्स, अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिंटेक्स लिखना ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर को इससे पता चलेगा कि आपने कहीं ना कहीं सही तरीके से इसको पढ़ा है। तो ये आपका सिंटेक्स हो गया। सिंटेक्स देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया गया है, एंड इसमें पॉइंट है कि इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इंस्टेंट वेरिएबल इन क्लास 1 द ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास इज क्रिएटेड। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज मैसेज पासिंग, यानी मैसेज पासिंग क्या है, एंड हाउ ऑब्जेक्ट आर इंटरेक्टेड विथ वन अनदर, और किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो मैसेज पासिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है कि मैसेज पासिंग इज अ टेक्निक फॉर इन्वोकिंग प्रोग्राम सेंड्स अ मैसेज टू अ process and release on that process and its supporting infrastructure to then select एंड रन सम अप्रोप्रिएट कोड, यानी जो मैसेज पासिंग एक प्रकार का टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को सेंड करते हैं और सही तरीके से उसे एनालाइज करते हैं और सही तरीके से उसे अरेंज करते हैं और उसे सही इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। ओके, और इसमें डिफरेंस फॉर्म की बात करें कि कौन कौन से मैसेज पासिंग में फॉर्म्स आते हैं, तो वो आपका है सिंक्रोनस, पैकिंग, टाइम आउट एंड असिंक्रोनस। तो उसमें सिंक्रोनस में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि एन ऑपरेशन कमेंस ओनली व्हेन द सेंडर्स हैज़ इनिशिएट द एक्शन एंड द रिसीवर इज रिप्लाई टू एक्सेप्ट द मैसेज, द सेंडर एंड रिसीवर विल बी वेट indefinitely until both parties are ready to proceed, यानी ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है कब? जब कोई सेंडर को हम क्या करते हैं? कोई भी मैसेज को देते हैं तो उस चीज़ को रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने डाटा को ट्रांसमिट करता है। एंड सेकेंड है बैकिंग, यानी इट इज़ सेम एज सिंक्रोनस, ये बिल्कुल सिंक्रोनस जैसा है। एंड एक्सेप्ट दैट द सिंक्रोनस विल बी अबंडन एंड ऑपरेशन इफ़ द रिसीवर इज़ नॉट इमीडिएटली रेडी, यानी अगर आपका रिसीवर रेडी नहीं होता उस कंडीशन में जब आपने किसी डेटा को भेजा तो उस वक्त में ये बैकिंग क्या होता है? काम करता है। उसके बाद आपका है टाइम आउट, तो इट इज़ सेम एज सिंक्रोनस एक्सेप्ट द सेंडर विल ओनली वेट फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द रिसीवर टू बी रेडी, and asynchronous sender may initiate an action regardless of whether the receiver is accepting the message। उसके बाद एक पॉइंट है इसमें कि ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन मच द सेम वे एज पॉसिबल एज पीपुल पास मैसेज टू वन अनदर। ओके, एन ऑब्जेक्ट कंटेन इन अ साइकिल एंड दे आर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। 4 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बारी आता है 5th क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि कितना छोटा है ये, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कम हो लेकिन चीज़ें टू द पॉइंट होनी चाहिए, तभी आपके अंदर एग्जामिनेशन में नंबर मिलता है। तो डिस्ट्रक्टर की बात करें तो कह रहा है कि द कंपोनेंट द कंस्ट्रक्टर आर द डिस्ट्रक्टर, यानी जो कंपोनेंट होता है कंस्ट्रक्टर का उसे ही डिस्ट्रक्टर कहते हैं। और डिस्ट्रक्टर से मतलब ही आपका आता है डिलीट, यानी किसी एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं ऑब्जेक्ट से तो वो आपका आता है कंस्ट्रक्टर। ओके, इसमें पॉइंट आपका दिया हुआ है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिस्ट्रक्टर टू इज़ टू किल ऑब्जेक्ट एंड हेल्प इज
in releasing the memory occupied by the object, and a destructor never takes any argument nor does not it return any value। तो कंप्लीट हुआ। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सिस स्पेसिफायर। एक्सिस स्पेसिफायर को हम एक्सिस मॉडिफायर भी कहते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्सिस मॉडिफायर आता है या फिर एक्सिस स्पेसिफायर आता है तो आपको यही लिखना है। पब्लिक में द पब्लिक मॉडिफायर ऑफ द मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सिस्ट फ्रॉम anywhere in the program using the direct member access operator with the object of class। यानी जो पब्लिक मॉडिफायर होता है वो उसे हम क्या कर सकते हैं, क्लास में किसी भी प्रोग्राम में कहीं से भी हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली किस तरह से सिंटेक्स को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट के, तो प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास हैव स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल एंड ऑल द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास आर एक्सेसिबल only within the same class, and private member of a class are inaccessible outside the class। तो यहाँ पे आप प्राइवेट को देख सकते हैं, ये आउटसाइड में डिक्लेयर होता है और जो आपका पब्लिक होता है वो इनसाइड ऑफ द क्लास में डिक्लेयर होता है। तो एक पॉइंट ये भी बन गया आपका। अगर हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द मेंबर फंक्शन एंड द नॉर्मल फंक्शन। तो कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको चार्ट बना के लिखना है। तो यहाँ पे चार्ट का प्रोसेस था नहीं, तो इसीलिए मैंने इसे पॉइंट बाई पॉइंट लिख दिया है। तो मेंबर फंक्शन और नॉन मेंबर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन में आप यहाँ से देख सकते हैं क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसका टेक्निक है, यहाँ से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर एम्प्टी क्लास। एम्प्टी क्लास क्या है, एंड कैन इंस्टेंट्स एम्प्टी क्लास कैन बी क्रिएटेड, गिव रीज़न। यानी क्या हम एम्प्टी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, रीज़न देना है। तो वी नो डैट द मेन रीज़न फॉर यूजिंग अ क्लास इज़ टू बी इनकैप्सुलेटेड डाटा एंड कोड। यानी हम जानते हैं कि कोई भी डाटा को इनकैप्सुलेट करने के लिए हमें एक सही रीज़न का होना ज़रूरी होता है। एंड हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ क्लास डैट हैज़ नाइदर डाटा नॉर कोड। यानी जिसके पास क्या हो, ना ही डाटा हो ना ही कोडर हो, द डैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ इम्पटी क्लास। तो उस कंडीशन में उसके पास कुछ इम्पटी क्लास होता है। एंड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट सम ऑफ द क्लासेज आर आइदर नॉट फुली आइडेंटिफाइड और नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड एज इम्पटी क्लासेज ड्यूरिंग द फर्स्ट व्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। 9 क्वेश्चन फ्रेंड आपका है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेनर्स। कंटेनर्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो कंटेनर कह रहा है कि कंटेनर इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन इंस्टेंशिएटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंटेनर क्लास। यानी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ही है। एंड अ कंटेनर क्लास ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेटेड इनसाइड इन द इट द मैकेनिज्म फॉर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास एंड providing the necessary behavior for adding, removing and accessing this object or content in the class member। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्लास को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद फ्रेंड आपका आता है 10 नंबर क्वेश्चन। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस। क्लासेस के डिफरेंट काइंड क्या है, तो उसमें बेसिकली 7 काइंड में मैंने इसको डिवाइड किया है। उसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंटेनर क्लास, जेनरिक क्लास, बेस क्लास, ड्राइव क्लास एंड सुपर क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लास। और ऐसा नहीं कि आपको सारी टॉपिक के बारे में लिखना है। अगर आपको जितना टॉपिक याद है उतना टॉपिक आप लिख सकते हैं। इसमें मैंने 5 टॉपिक के बारे में लिखा है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें आपको ज़्यादा याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कह रहा है कि क्लास डेट हैज़ नो इंस्टेंस। यानी वैसा क्लास जिसके पास कोई इंस्टेंट नहीं होता है और ना ही यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट में, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिज़ाइन ओनली टू एक्ट एज ए बेस क्लास। यानी उसे इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो बेस क्लास की तरह वर्क करे। कंटेनर क्लास कह रहा है कि क्लास हुज इंस्टेंस are collection of the other object and container classes may be denoted homogeneous collection और heterogeneous collection। इसे denote homogeneous और heterogeneous दोनों तरीके से करते हैं। generic class a class that serves as a template may be parameterized by other classes, object or a operation। and fourth है कि base class the most generalized class in a ऐसे class structure a class from which other classes are derived। and 5 था कि drive class a class that inherits some or more member from another class is called drive class। और फ्रेंड ये वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो कि है डेटा हेडिंग का, और उसमें आपको देख सकते हैं क्या लिखा गया है, किस तरह से क्या है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया, ये सीरीज आपको पसंद आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए, ताकि उससे मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और मैं और भी अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। मैं जल्द से जल्द
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इस वीडियो सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा, पाँचों यूनिट को मैं कवर अप करूंगा और उसके जस्ट कंप्लीट होने के बाद डेटा स्ट्रक्चर पे मैं भिड़ जाऊंगा और डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं डिजिटल सिस्टम को, उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को बारी बारी से मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और बीच बीच में आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, तो आप मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।